गुड मॉर्निंग। क्या हो गया इसमें? ठीक है सूर्या जी, मैं भेज दूंगा। क्या चल रहा था? ग्लैंड्स खत्म हो गया था? ठीक। ओके ओके। आराम से खा लो पहले। जंतु पोषण, और जंतु पोषण में हमको पहले पढ़ना है पोषक पदार्थ जो इसमें पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है आपका
प्रोटीन, तीसरा है हमारा फैट, और चौथा है आपका विटामिन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पोषक पदार्थ हमको पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक, और देन इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी मेंस का। ठीक, तो पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जान लें कि ये हमारे जो सब के सब हैं वो क्या है, पोषक पदार्थ। ये पोषक पदार्थ हैं, और कैसे पोषक पदार्थ हैं आपके, कार्बनिक, यानी ये सब के सब क्या हैं आपके कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसको हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो एक एक चीज को हम प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पे हम चलते हैं जिसका नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में गुड मॉर्निंग समाज। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं हमारे, 4 प्रकार के पोषक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स। ये जो चारों होते हैं ये कार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं, और इन्हीं कार्बनिक पोषक पदार्थों को हम एक तरीके से बोलते हैं जंतु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। और उन कार्बनिक पोषक पदार्थों में जो पहला पोषक पदार्थ है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन। और इनका अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2nOn होता है, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की संख्या। ठीक है, और इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेल्यूलर फ्यूल्स भी बोलते हैं, यानी कोशिकीय ईंधन भी बोला जाता है। कोशिकीय ईंधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा सबसे पहले हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ऑक्सीडाइज होके, मतलब ऑक्सीकृत होके 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करता है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरीके से ऑक्सीकृत होगा तो कितनी ऊर्जा हमको मिलती है, 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स के जो अणु होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इनके अणुओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इनके अणु परस्पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के सामान्य गुण हैं। ठीक, हाँ, रिपीट कर दे रहा हूं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2nOn होता है। N यहां पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या। हाँ, बता रहा हूं। नहीं दीपक जी, थोड़ी सी हेल्थ आज डाउन है। बता रहा हूं, प्लीज। हाँ अरविंद जी, नमस्कार। चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र जो है वो CnH2nOn है, जहां पे N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के अणु होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अणु जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अणु परस्पर जिस बंध के द्वारा बंधे होते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब जलना। ठीक है ना? तो अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों है, तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीकरण होगा वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे पहले आपको ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन, सेलुलर फ्यूल। कितनी ऊर्जा मिलेगी? अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीकृत किया जाए तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ठीक है ना? यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी मिलती है? 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीकृत होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले ऊर्जा मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। इस आप देखते भी होंगे, अगर आप बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर आपको प्रोटीन नहीं चढ़ाता है, डॉक्टर आपको फैट नहीं चढ़ाता है। जो पानी चढ़ाता है वो पानी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ही तो होता है। डेक्सट्रोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है। तो इजिली जो आसानी से हमको ऊर्जा देने वाला पदार्थ है वो क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जो अभी, हाँ, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने यौगिक, जिनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। ठीक है, यहां पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं, जिसके कारण इनको हम सेलुलर फ्यूल बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और यही बॉन्ड ऑक्सीकरण के दौरान टूटता है तो हमको ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा है आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? आपके इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पूछा गया है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा, और सेलुलर फ्यूल को भी पूछा गया कि हमारे शरीर का प्रमुख कोशिकीय ईंधन क्या है। तो हमारे बॉडी का मेन सेलुलर फ्यूल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? बस अभी सुरेंद्र जी शुरू हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, पहले को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, यानी कि मोनोसेकेराइड्स में जो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है ये सामान्यतः 5 या 6 कार्बन वाले होते हैं। जनरली 6 ही होते हैं। 5 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, याद रखिए, जल्दी आपको कहीं नहीं मिलता है। 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपको किसमें मिलते हैं? डीएनए या फिर आरएनए। याद है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वहां पे क्या लिखा था? C5H10O5, यही था ना आरएनए का। और डीएनए में क्या था? C5H10O4। ठीक, तो 5 जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये 5 या 6 कार्बन वाले अणु होते हैं और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनको हम साधारण शुगर बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये मीठे होते हैं और ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये 5 से 6 कार्बन की संख्या वाली होती हैं। ये साधारण शुगर कहलाती हैं, ये रंगहीन होती हैं। ठीक है ना, और मीठे होते हैं। ठीक है, सामान्यतः इन्हीं का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, सामान्यतः इन्हीं का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेन सेलुलर फ्यूल्स। इनको हम प्रमुख कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। किसको? मोनोसेकेराइड्स को। मोनोसेकेराइड्स को प्रमुख कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने लिखा था ना सेलुलर फ्यूल। ठीक, अब उस सेलुलर फ्यूल में जो मोनोसेकेराइड्स है इसको हम बोलते हैं प्रमुख कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं सिंपल शुगर, साधारण शुगर। फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, यानी जो आप फल खाते हो उस फल में जो उसका मीठापन होता है, तो फल में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, और तीसरा होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को हम बोलते हैं नर्व शुगर, यानी हमारी जो तंत्रिका कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो तंत्रिका कोशिकाओं की कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं नर्व शुगर। जो आपके फल में होता है, फल का जो मीठा भाग होता है वह फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, और ग्लूकोज
सामान्यतः हर जगह होता है, इसलिए हम ग्लूकोज को बोलते हैं सिंपल शुगर। ठीक, एग्जाम्पल इसका याद रखे रहिएगा, मेनली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सॉरी, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है और उसका असर बॉडी पे अब हो रहा है। ठीक है, लिख लिया। तो मोनोसैकेराइड्स, अरे रितिका जी अब कितना आराम से पढ़ाऊं, आज तो वैसे भी मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। गैलेक्टोज विनीता जी, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऋषभ जी, पराली की वजह से पॉल्यूशन नहीं बढ़ा है, उसका योगदान है, लेकिन केवल पराली से ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में और भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हर बार किसानों को दोष देना कि पराली पराली, ये सरकार की केवल नाकामी है और कुछ नहीं है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो बस हाँ ठीक है, दिवाली आने तो छोड़ो पटाखे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हो गया। 5 से 6 कार्बन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर और गैलेक्टोज को हम बोलते हैं नर्व शुगर। ठीक है, यानी कि और सबसे जो मीठा होता है ना, अगर हम पूरे फल की बात करें तो जो ग्रेप्स होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाए जाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं में जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? गैलेक्टोज से। ठीक है, दूसरा है हमारा डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बाद दूसरा पार्ट होता है आपका, जो टाइप्स है उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होता है? ये दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। ये दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड से मीठे होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है आपका माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपस में मिलता है तो बनता है माल्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है तो बनता है सुक्रोज। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये मिलता है तो बनता है आपका लैक्टोज। ठीक, तो जो माल्टोज होता है इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं,
माल्ट शुगर का मतलब जो अनाजों में पाया जाता है, अनाजों में शुगर को, सुक्रोज को हम बोलते हैं केन शुगर, या इसको हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, या इसको हम बोलते हैं टेबल शुगर। कई नामों से पुकारा जाता है। यानी कि जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस में क्या पाई जाती है आपकी सुक्रोज, ठीक है। और लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। जो आप दूध पीते हो, उस दूध का जो मीठापन भाग होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन जल्दी बन नहीं पाता है, और बनेगा तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, या तो लैक्टोज या तो सुक्रोज, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। विनीता कुमारी क्या लिखी है? कौन सा पदार्थ विनीता जी लिखी है? गैलेक्टोज जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं में होता है। तो एक ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? माल्टोज, ठीक। हम समझ नहीं पा रहे। खड़ी पदार्थ नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिख रही। रामेश्वरी जी, जो सुक्रोज होता है ना, उसी को हम इनवर्ट शुगर और टेबल शुगर बोलते हैं। खाद्य पदार्थ तो ऐसे लिखिए ना, खाद्य पदार्थ। आप खादी लिख दिए हैं, KHADY से नहीं समझ में आया। खाद्य पदार्थ जो खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। अरे जिन चीजों को आप खाती हैं वो खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलके बनाता है माल्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं सुक्रोज, और एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलके बनाता है आपका लैक्टोज। तो जो माल्ट मिलता है आपका, माल्टोज जो होता है, ये अनाजों के शुगर होते हैं। जैसे आप चावल वगैरह में, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं माल्टोज, ठीक है ना। गन्ने के रस में हम मिलता है आपका सुक्रोज, ठीक है। इसकी रासायनिक संरचना थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए हम इसको इनवर्ट शुगर और टेबल शुगर भी बोलते हैं। और जो दूध का मीठापन भाग होता है, दूध के मीठेपन को हम बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। फार्मूला आपको नहीं लिखना है इंद्रजीत जी, ना फार्मूला लिखना है, ना फार्मूला आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला सिस और ट्रांस वगैरह ये सब मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके यूपीएससी में फार्मूला नहीं पूछा जाता है। बस आप इतना यहाँ पे जानिए कि दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं, और एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो माल्टोज अनाजों में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ने के रस में, और दूध का जो मीठापन होता है वो किसके कारण? लैक्टोज के कारण।
इसलिए आप देखते होंगे कि जो दूध नापने का यंत्र होता है उसको हम लैक्टोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या करता है, इन्हीं सब चीजों को नापता है। तो जो नहीं पीते हैं उनके अंदर लैक्टोज शुगर की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज किससे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क से मिलता है आपके, और एनर्जी के लिए ये भी क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो आप देखिएगा कि इसमें से जितने भी ऑनलाइन क्लास हैं, इसमें से बहुत सारे लोग बचपन में बॉर्नवीटा और क्या बोलता है, क्या और बोलते हैं, बूस्ट और कॉम्प्लान बॉय, है ना, पिए होंगे। और बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे कि अगर दूध में कॉम्प्लान नहीं मिलाया जाता है तो पी भी नहीं पाते होंगे, है ना। सिटी एरिया के बच्चे हॉर्लिक्स, हाँ, पीते होंगे ये लोग, और इसका ऐड भी आता है, ठीक है, इसका ऐड आता है, अब नहीं आता है इस पे, हाँ बिल्कुल होता है। डायबिटीज में नहीं ली जाती है सोनाली जी। देखिए डायबिटीज कंडीशन क्या है, ये डॉक्टर आपको बहुत बड़ा बेवकूफ बनाता है ना। डायबिटीज हो गया तो शुगर से आपको दूर कर देता है कि शुगर नहीं खाइए, ये मत कीजिए। तो पहली बात कान खोलकर आप सुन लीजिए, नेचुरल चीजों को खाने से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन जो नेचुरल चीजों से आपको आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं, ठीक, जो आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं उससे आपका शुगर बढ़ सकता है। गन्ना खाओगे, कितना भी खाओ, आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन चीनी खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल चीजों से कभी डायबिटीज नहीं होती है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो अब आप कॉम्प्लान और हार्लिक्स, इनकी हकीकत भी आज सुन लीजिए आप। कभी आप पढ़ते नहीं होंगे, इसके डब्बे पे देखिएगा साफ लिखा हुआ है, घर पे अगर होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, उस पे लिखा होगा इट्स माल्टेड कंटेंट, लिखा होता है। और माल्टेड कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसे आपके खाद्य पदार्थ जो अनाजों के छिलके से बनाए जाते हैं, अनाजों से नहीं। तो ये जो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बूस्ट आपका बनता है, और टीवी में जो एड दिखाता है कि बादाम गिरते हुए, गेहूं गिरते हुए, तो उसमें बादाम और गेहूं नहीं होता है, वो बादाम के छिलके होते हैं, गेहूं के छिलके होते हैं, डब्बे पे साफ लिखा होता है इट्स माल्टेड कंटेंट। और उसकी चीज हॉर्लिक्स में आता था, आप देखिएगा सनम जी कहीं लिखा होगा, क्योंकि ये सब माल्टेड कैटेगरी में आते हैं, और बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होगा। दूसरा हॉर्लिक्स आता था कि आप इसमें नहीं मिलाओगे तो दूध का कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा, 10 जूते मारना चाहिए कंपनी को, दूध में तो वैसे ही कैल्शियम होता है, कैसे कैल्शियम उसका वेस्ट हो जाएगा। अंत में फिर उन्होंने अपने ऐड से उसको हटा दिया, ठीक है। और फिर ऐड ये भी दिखाते हैं कि इसके पीने से आपका दिमाग डेवलप होगा, यानी कि आज के 40 साल पहले भारत में जीनियस पैदा ही नहीं होते थे, जो हॉर्लिक्स पिएंगे वो जीनियस पैदा होंगे, है ना। तो ये कहीं से आपके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने वाले नहीं है। हाँ ठीक है। चलिए, ये तो होगा हमारा डाइसैकेराइड्स। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, पॉलीसैकेराइड, तीसरा टाइप है इसका, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? ये 10 से लेके 10,000 मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। कितने? 10 से लेकर 10,000 मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होते। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक, सेलुलोज, ये पाई जाती है एनिमल्स में और ये दोनों पाए जाते हैं आपके प्लांट में, ठीक। ये किसके एग्जाम्पल है? आपके पॉलीसेकेराइड्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं आपके, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक। एक और होता है ट्राइसेकेराइड, जिसका एग्जांपल होता है रेफिनोज। उससे नहीं मतलब है क्योंकि उनका पाचन मनुष्य में होता ही नहीं है, केवल बैक्टीरिया में होता है, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा सेवन करते हो, ठीक है, तो मनुष्य में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपके यकृत और पेशियों का मतलब मसल्स, इसमें संचित हो जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ये कहां आपके स्टोर हो जाते हैं? लीवर में। पॉलीसेकेराइड्स प्रियंका जी मोनोसेकेराइड से ही मिलने से बनते हैं, बट इसमें 10 से लेकर लगभग 10,000 मोनोसेकेराइड जब मिलता है तो एक पॉलीसेकेराइड्स बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ अमन जी उसी को मैं बता रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं। अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करेंगे तो ये आपके यकृत कोशिकाओं और पेशियों में संचित हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ा दिए, अक्सर लोग होते हैं कि खाने के बाद उनको मीठा खाने की जरूर आदत होती है, तो आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का जो संचय होता है, स्टोरेज होता है, आपके यकृत और पेशियों में होता है। और इससे अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो ये आपके त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक होती है, एडिपोज टिश्यू होती हैं, आपके स्किन के नीचे होती हैं। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का जो जमाव होता है आपके इसी एडिपोज टिश्यू में होने लगता है, एडिपोज ऊतक में होने लगता है, जिसके कारण आपको क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। यानी फिर ये किसमें बदल जाती है? वसा के रूप में। यानी कि आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का संचय, स्टोरेज वसा के रूप में हो जाता है एडिपोज टिश्यू के नीचे, ठीक है, या एडिपोज टिश्यू में, जिसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है ना। इसीलिए आप देखिए कि लड़कियां बेचारी मीठा बहुत कम खाती है ना, उनको पहले से ही डर रहता है कि हम मीठा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे, है ना। और लड़के मीठा खूब खाते हैं, तो लड़के मीठा खाते हैं, लड़कियां तीखा खाती हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि जो जीभ का फ्रंट पार्ट होता है ना, उसमें मीठे को पहचानने वाले स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो कि पुरुषों में सबसे ज्यादा डेवलप होती है। जो ये जीभ होती है ना हमारी, इस जीभ के जो फ्रंट पार्ट होता है, इस फ्रंट पर स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं, यानी मीठे को पहचानने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। और जीभ के पिछले हिस्से में जो होता है वो बिटर टेस्ट,
कड़वे को पहचानने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो लड़कों में मेल वर्जन में ये डेवलप होता है ज्यादा, और फीमेल में ये डेवलप होता है ज्यादा। इसलिए महिलाओं को कड़वी चीजें और तीखी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, और लड़कों को या मेल वर्जन को मीठी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उनके जीभ पर ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, और स्वाद कलिकाओं का संबंध आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, वहां मैंने बताया था ना, ठंडा गर्म एवं स्वाद को पहचानती हैं, और जीभ के ठीक बीचों बीच कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती। ठीक, इसीलिए जीभ, आप देखिए बहुत सारे लोगों को जब एलोपैथिक दवाएं खाते हैं तो जीभ के बीच में रख के निगल लेते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि यहां पर कोई स्वाद कलिका नहीं होती है, और स्वाद कलिका न होने के कारण जीभ के ठीक बीचों बीच पॉइंट पर आप कुछ रखोगे तो तुरंत आपको किसी भी उसका स्वाद महसूस नहीं होगा, इस वजह से होता है। ठीक है, हाँ, तो अब मत कह देना कि वो इसलिए नहीं खाती हैं कि उनका मोटापा बढ़ जाएगा। बेचारे, उनके अंदर मीठे को पहचानने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं बहुत कम होती है ना, कड़वे को पहचानने वाली ज्यादा होती है। अरे तो जास जी, कुछ दुनिया में अपवाद भी होती हैं, है ना। अब बहुत सारी एक्ट्रेस सुंदर होती हैं, है ना, अपवाद के तौर पे करीना कपूर भी, तो क्या करोगे आप। चलो, इतनी चीज आपको कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का संचय कहां होता है, आपके त्वचा के नीचे एडिपोज कोशिकाओं में, ऊतक में, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर मोटापा बढ़ता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाती है, वसा में। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। ठीक, अब जो प्रोटीन होता है आपका, ये जो प्रोटीन होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर, यानी जो प्रोटीन होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के बने यौगिक होते हैं, और इनके अणुओं के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, इनके अणुओं के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 4.3 था, ये कितना होता है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल जनरली हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं करता। इनका मेन काम होता है कोशिकाओं की वृद्धि करना, यानी ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्रोथ के लिए। यानी मेन काम है इनका कोशिकाओं की वृद्धि करना, प्रमुख कार्य है इनका कोशिकाओं का वृद्धि करना। ठीक है, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 प्रकार का प्रोटीन हमारा शरीर खुद बनाता है, और 10 प्रकार के प्रोटीन को हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो 10 प्रकार का प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है उसको हम बोलते हैं अनावश्यक प्रोटीन। ठीक है, नॉन इसेंशियल प्रोटीन। और जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन की हमको जरूरत होती है, यानी जिसका हमारा शरीर नहीं बना पाता, उसको हम बोलते हैं आवश्यक प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सामान्यतः प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का इस्तेमाल हमारा शरीर ऊर्जा के लिए नहीं करता है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ही इस्तेमाल होता है।
हाँ विकास जी, लीवर का एंजाइमेटिक फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो कोशिकाओं की वृद्धि करना होता है। इसीलिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं, जो जन्मजात बच्चे होते हैं, उनको सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि उनको अर्ली ग्रोथ करना होता है। ठीक है, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भोजन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा रखी जाती है। तो प्रोटीन जो होता है सामान्यतः कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के बने यौगिक होते हैं और इनके अणुओं के मध्य पेप्टाइड बांड होता है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमारे शरीर को 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने? 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 शरीर नहीं बनाता और जो शरीर नहीं बनाता उसी की तो हमको जरूरत पड़ती है ज्यादा, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल प्रोटीन। ठीक, बाकी जो 10 है वह शरीर बनाता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, अनावश्यक प्रोटीन बोलते हैं इसको। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें। ठीक, तो एग्जाम्पल में पहला है, आपको पता भी है, बहुत सारे प्रोटीन हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, प्रोलैमिन, और ये तो कई बार नाम चर्चा में आया है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, याद है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसको हम प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोलैमिन, जो आप दाल खाते हो तो दालों में जो प्रोटीन होता है, यानी प्रोलैमिन कहां मिलता है आपको? दालों में। ठीक, और केसीन, इसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। जो दूध में प्रोटीन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन। अरे विशाल जी, लैक्टोज इज द कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर है ना वो। दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है ना, हाँ, मिल्क की शुगर, लेकिन जो दूध का नहीं, हाँ, ये जो मिल्क का प्रोटीन है, जो दूध, आप सफेद रंग का दूध जो होता है ना, जो सफेद भाग दूध का होता है वो इसी केसीन प्रोटीन के कारण होता है। जो आपको दूध सफेद दिखता है ना, वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि केसीन प्रोटीन का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। तो दूध में जो शुगर पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। ठीक है ना, एल्ब्यूमिन, सुरेंद्र जी, ब्लड प्रोटीन, ब्लड में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन नहीं पढ़ाया था आपको? प्लाज्मा ब्लड, उसमें होता है। मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं केसीन। दालों में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोलैमिन। ठीक है, और सर्वाधिक जो दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है वो आपके सोयाबीन की दाल में। ठीक, अरहर की जो दाल होती है, अरहर की दाल में नियर अबाउट 41% प्रोटीन होती है, और जो सोयाबीन की दाल होती है उसमें 43% प्रोटीन होती है। लेकिन अगर हम
इस पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो एक शैवाल होता है, उस शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। एक समुद्री शैवाल होता है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट होता है 47%। सर्वाधिक अगर कहीं प्रोटीन पाया जाता है तो स्पाइरुलिना नामक शैवाल में पाया जाता है। ये समुद्री शैवाल होता है, एल्गी इसको बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन आपका 47% होता है। हाँ, बट विशाल जी होता नहीं है ना। क्लियर? अब जो प्रोटीन होता है आपका, ये प्रोटीन शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का भी कार्य करता है। ठीक, प्रोटीन वृद्धि का तो करता ही है, उसके साथ जो प्रोटीन होता है ये आपके शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का भी कार्य करता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से कहां से समझाएं? अच्छा ठीक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब सुनिए फिर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के बने यौगिक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो होते हैं वो अम्ल क्षार संतुलन का कार्य करते हैं तथा कोशिकाओं में वृद्धि में सहायक होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रोटीन उसका शरीर खुद बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल। 10 शरीर नहीं बना पाता, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल प्रोटीन। तो जो शरीर नहीं बना पाता उसके लिए हमको बाहर से खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलैमिन और केसिन। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, प्रोलैमिन दालों में मिलता है और केसिन प्रोटीन आपके मिल्क में मिलता है। समन गुप्ता जी, जो जिम में आप प्रोटीन लेते हो वो यही होती है, इसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, इसेंशियल प्रोटीन लेते हैं, बाकी 10 तो हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, अब शोभा जी आप लिख रही हैं कि प्रोटीन बाजार में मिलता है क्या? अरे आपके जो भी खाद्य पदार्थ हैं, मार्केट से जो भी आप खाने की चीजें, आपका दाल है, चावल है, गेहूं है, सब में प्रोटीन होता है। मशरूम भी है। ठीक, मशरूम में आपका एसेंशियल प्रोटीन होता है। ठीक है ना, अच्छा सोर्स होता है मशरूम का प्रोटीन का। खैर फिलहाल, अब जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण की समस्या हो जाती है। ठीक, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण की समस्या हो जाती है, इसे मैरस्मस भी बोलते हैं। यानी प्रोटीन की कमी से, नॉर्मली कुपोषण को हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण उनकी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। ठीक,
तो कई प्रकार के प्रोटीन से डिफिशियंसी हो जाती है, मेरिस्मस है, क्वासरक्योर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो आपके इतना ही काफी है प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं हम फैट पे। कुपोषण याद रखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कुपोषण नामक रोग हो जाता है। फैट या लिपिड, ये जो होते हैं, पहली चीज कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो बने यौगिक हैं, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि फैट में कार्बन एवं हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वह ऑक्सीजन से अधिक होती है। ठीक, फैट में कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। और ये फैट जो होते हैं सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक, जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और एक वसा जो होती है, अगर हम एक वसा की बात करें तो ये बनी होती है एक वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। यानी ये किसके बनी होती हैं? जो वसा होती हैं ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की बनी होती है। ठीक, फैटी एसिड, वहां फ्लैश आ रहा है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है कौन? वसा। और वसा के जो अणु होते हैं परस्पर एस्टर बॉन्ड द्वारा, परस्पर एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और 1 ग्राम वसा से 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? यानी 1 ग्राम वसा से 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं। जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वह ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक वसा का जो निर्माण होता है उसमें एक वसा अम्ल और एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक, अरे बोर्ड तो दिख रहा है ना भाई। राजीव, वे प्रोटीन, ये प्रोटीन कंटेंट होता है, प्रोटीनियस पदार्थ होते हैं राजीव जी। जो प्रोटीन को पाउडर के रूप में हम
प्रोटीन पाउडर जो डब्बा बंद प्रोटीन होता है, जिसको एथलेटिक्स और या फिर आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिस प्रोटीन का वो सेवन करते हैं वो वे प्रोटीन होता है। ये प्लांट प्रोडक्ट से, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट से ये प्रोटीन को निकालकर उनको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके आपको दिया जाता है, जिसको नॉर्मली गर्म पानी या मिल्क से हम लेते हैं, तो भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी वसा है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। ठीक है, एक वसा में एक वसा अम्ल और एक ग्लिसरॉल होता है, और वसा के अणु परस्पर एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। 1 ग्राम वसा पूर्णतया ऑक्सीकृत होकर 9.4 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? फैट से मिलती है। फैट के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फिर किससे मिलती है एनर्जी? प्रोटीन से मिलती है। ठीक, तो पहले किससे मिलेगी हमको? फैट से सबसे ज्यादा, फिर कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से। जनरली प्रोटीन से हमको देखो ऊर्जा तब मिलती है जब आपके शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट नंबर आपका लगता है प्रोटीन का। ठीक है, और तब तक अगर जैसे आप फास्ट हो, है ना, जैसे अभी व्रत हो, हाँ अभी कुछ दिन पहले लोग व्रत भी थे, उल्लुओं का एक त्योहार था, कौन सा था नाम नहीं पता हमको। अमन जी, सबको एक मॉडरेट क्रम में लेना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है। तो जब हम फास्ट रहते हैं तो फास्ट रहने के दौरान सबसे पहले, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सबसे पहले हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ऑक्सीकरण होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर फैट का ऑक्सीकरण होता है। यानी जितना आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उससे हमको ऊर्जा मिल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर फैट पे आता है। जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब आपके प्रोटीन का नंबर आता है, और प्रोटीन का नंबर आते आते लगभग 14 दिन हो जाते हैं। यानी अगर आप फास्ट रहो तो 14 दिन के बाद प्रोटीन का नंबर आता है, तब तक आप मूर्छित होने यानी कोमा में जाना आप शुरू कर जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से। लेकिन अगर ऑक्सीकरण की बात हो जाती है तो शरीर में सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट का, देन फिर फैट का होता है, और देन फिर प्रोटीन का होता है। ठीक है, अब ये जो फैट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ फैट। पहला सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को हम बोलते हैं संतृप्त वसा। ठीक है ना, है ना, ऐसी वसाएं ज्यादा फैट लेने से आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का मतलब कि आपका जो लीवर है तो फैटी हो जाता है, और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हार्ट संबंधित डिजीज भी होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, फैट बढ़ेगा आपके शरीर के अंदर तो सबसे पहले लीवर पे आपका फंक्शन दिखाना शुरू कर देगा, लीवर की एंजाइमेटिक रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे सिम्टम क्रिएट होते हैं वसा के बढ़ने से आपके शरीर में। पहला सैचुरेटेड फैट, इसको हम बोलते हैं संतृप्त वसा। तो जो ये संतृप्त वसाएं होती हैं ये सामान्य ताप पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये कैसी होती हैं? सॉलिड होती है, ठोस होती है। ठीक है, सामान्य
ताप एवं दाब पर जो संतृप्त वसा होती हैं वो ठोस होती हैं, मछलियों को छोड़कर, ठीक है, फिश को छोड़कर, मछलियों को छोड़कर जितनी भी जंतु वसाएं होती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं? सैचुरेटेड होती है, ठीक है, सब की सब कैसी होती है? सैचुरेटेड होती है। दूसरा, अनसैचुरेटेड फैट, अंतर ये सामान्य ताप एवं दाब पर ये लिक्विड होती है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये कैसी होती हैं? लिक्विड होती हैं। तो देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। सामान्य ताप एवं दाब पर जो वसा सॉलिड होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। मछलियों को छोड़कर जितनी भी जंतु वसाएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं? संतृप्त होती हैं। और जो संतृप्त वसा होती है ना, ये संतृप्त वसा आपके शरीर में जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। तो ज्यादा संतृप्त वसा के सेवन से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपके धमनियों में फैट जमा होने लगता है और हार्ट अटैक की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, ठीक। लेकिन मछली खाने से आपके शरीर में वसा का जमाव नहीं होगा, क्योंकि मछलियों में सैचुरेटेड फैट नहीं होता, ठीक है। और ये जो संतृप्त वसाएं होती हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती हैं। स्वास्थ्य के लिए इसलिए नुकसानदायक होती हैं कि ये जल्दी वसा में बदल जाती है, ठीक है। क्लियर? तो दूसरी, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसा। जो असंतृप्त वसाएं होती हैं सामान्य ताप एवं दाब पर ये तरल होती हैं, ठीक। और असंतृप्त वसा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। हाँ बिल्कुल विशाल जी। तो जो असंतृप्त वसा होती हैं ये सामान्य ताप एवं दाब पर तरल होती हैं और ये जल्दी कोलेस्ट्रॉल में नहीं बदलती, और जल्दी कोलेस्ट्रॉल में नहीं बदलने के कारण ये आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। जितनी भी वानस्पतिक तेल आप देखते हो, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल वगैरह, इन सभी में क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक। क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं वो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक। तो जो संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। तीसरा है आपका ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, जो ट्रांस फैट होता है ये नेचुरली नहीं होता है। ये जो आपका वानस्पतिक ऑयल होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल पर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? ट्रांस फैट। यानी जो वानस्पतिक तेल होते हैं उन पर हम हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया करके ट्रांस फैट का निर्माण करते हैं, और ये जो ट्रांस फैट होती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक। क्या होती हैं? हानिकारक होती है, जैसे डालडा घी, रिफाइंड ऑयल, ठीक है। तो ये सब की सब क्या होती हैं? आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत डेंजरस होती हैं। इसलिए भूल कर भी रिफाइंड ऑयल वगैरह इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए WHO ने
2023 तक, ठीक। हाँ, जो देसी घी होता है, देसी घी द सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। जो नारियल का नारियल जो होता है ना, नारियल में कुछ मात्रा में सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, तो थोड़ी बहुत मात्रा में उसका सेवन सही होता है, ठीक, ज्यादा नहीं। जैसे आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली में भी सैचुरेटेड फैट होता है। तो एक्चुअली हमारे बॉडी को जो आप खाना खाते हो, तो जो नॉर्मल, जो आइडियल कंडीशन मानी जाती है, वह 75% अनसैचुरेटेड और प्लस 25% सैचुरेटेड, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये सही माना जाता है, ये बेटर माना जाता है। बट ज्यादा से आप अनसैचुरेटेड खाओ, सैचुरेटेड खाने की जरूरत क्या है? जो ट्रांस फैट होती है, एक्चुअली ट्रांस फैट का निर्माण इसलिए किया जाता है, जैसे आप रिफाइंड है, तो आप घर में देखो कि रिफाइंड ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन ऑयल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होता है। संदीप जी, इसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सोयाबीन का ऑयल है तो आप डब्बे में पढ़ लीजिए, उसमें सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन जो भी आप तेल खरीदते हो, आप जो भी खाद्य पदार्थ पैकेट बंद खरीदते हो, अगर उसमें सैचुरेटेड या ट्रांस फैट, सैचुरेटेड नहीं, अगर ट्रांस फैट की मात्रा 5% से अधिक है तो आपके लिए जहर है, नहीं लेना है उसको, ठीक है। WHO का सीधा निर्देश है, WHO ने कहा है कि 2023 तक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट को हटाने की बात वो कर रहा है, ठीक है। और विश्व का इकलौता देश है डेनमार्क। डेनमार्क अपने यहां ट्रांस फैट के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, यानी डेनमार्क में कोई भी खाद्य पदार्थ में आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा। हमारे देश की भी एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI ने 2022 तक चरणबद्ध तरीके से खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट को हटाने का निर्णय लिया है, और उसने कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में जो ट्रांस फैट की मात्रा है वह 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो ट्रांस फैट है वो 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, भारत की FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अब ट्रांस फैट के बाद चौथी एक और फैट है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, राजीव जी, मोनो और पॉली में डिफरेंस ये है कि जो मोनो अनसैचुरेटेड होता है वो कम मॉलिक्यूल के होते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब कि उसमें जो अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी होती है ज्यादा होती है, तो पॉली अनसैचुरेटेड और अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको ऑलिव ऑयल वगैरह जो होता है, ये ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एक प्रकार के पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ये जो सामान्यता है, जो आप राजीव जी पूछ रहे हैं ना मोनो या पॉली, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। तो जो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती हैं, और ये पाई जाती हैं आपके सामान्यतः समुद्री पौधों, सूरजमुखी में, कुसुम के बीजों में,
ठीक है। या आप कहो कि अलसी, अलसी जानते होंगे ना आप लोग, हाँ, अलसी हुआ, सरसों के बीज में भी होता है, हरी बीन्स, ब्रोकली, सलजम, और एक मछली होती है जिसको हम बोलते हैं हिल्सा मछली। हिल्सा मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। हिल्सा, सार्डिन, है ना, झींगा, है ना, झींगा को फ्राई करके खा लो, कुरकुरे खाना भूल जाओ। तो इन सब में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो एक प्रकार की कैसी होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती हैं ये आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है, हाँ बिल्कुल दीपक जी, कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी इसके लिए हमको बाहर से ही खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, नहीं समन गुप्ता जी, रोहू में नहीं होता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये आपके शरीर के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, फिजिकल विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर में हार्मोन्स को बनाते हैं। ठीक है, आपके शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, जिनका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं होता है, अगर वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें तो उनको पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक सिस्ट बनता है यूट्रस में, जिसके कारण वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, बहुत उनके लिए यूजफुल होता है। ठीक है ना, और बाकी सभी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। और ये केवल आपके हरे पौधे, समुद्री पौधे, या मूंगफली, अखरोट, सरसों के बीज, ब्रोकली, बीन्स वगैरह में मिलते हैं। और मछलियों में आपके हिल्सा मछली और सार्डिन मछली, शैवाल और झींगों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आयल देखिए, अब पूछ रहे हैं कुछ लोग कि कौन सा तेल खाएं, कौन सा तेल नहीं खाएं। तो देखो साइंस सीधा कहता है और आपका शास्त्र भी कहता है कि जिस तेल को आप बॉडी में लगा सकते हो उस तेल को आप खा सकते हो, कोई भी तेल, यही होता है ना। तो आप अपने घर में मदर से, सिस्टर से, भाभी से, चाची से पूछिएगा कि रिफाइंड बॉडी में लगाती है? तो जब रिफाइंड बॉडी में नहीं लगाती तो रिफाइंड में खाना क्यों बनाती है? रिफाइंड में खाना बनाने का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि बर्तन नहीं गंदा होता और घिसने नहीं पड़ते हैं, जल्दी साफ हो जाता है। ट्रांस फैट में बना हुआ खाद्य पदार्थ लंबे समय तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है। जितनी भी बेकरी इंडस्ट्री है, सभी बेकरी इंडस्ट्री में ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है, जो कहीं ना कहीं से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का कार्य करती है। ट्रांस फैट का निर्माण इसीलिए किया गया था कि ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। वो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे आप अपने घर में देसी घी का पूड़ी छान लीजिए और रिफाइंड का छान लीजिए, देखिए रिफाइंड की पूड़ी लंबे समय तक टिकती रहेगी और देसी घी वाली खराब हो जाएगी जल्दी, है? लेकिन फायदा कौन करेगी? देसी घी का। रिफाइंड आपकी बॉडी के लिए एक धीमा जहर है जी। नहीं, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलडीएल और एचडीएल, लो डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन, हाई डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन। तो आपके शरीर में एचडीएल का ज्यादा होना अच्छा रहता है। एलडीएल अगर ज्यादा होगा तो एलडीएल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदलती है और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल।
दुनिया की अगर कोई सबसे खतरनाक चीज है ना मेरी नजरों में, तो 3 चीजें बहुत खतरनाक है विवेक जी। पहला है कुरकुरे, दूसरा है कोल्ड ड्रिंक, और तीसरा है आपकी मैगी। ये दुनिया की 3 सर्वाधिक खतरनाक चीजें हैं, और दुर्भाग्य से ये तीनों टेस्टी होती है ना, तीनों टेस्टी होती हैं। तो एक बार और समझ जाइए कि इस समाज में, इस दुनिया में जो स्वादिष्ट है वो आपकी सेहत के लिए खराब है, और जो सुंदर है वो आपके जीवन के लिए खराब है ना। बस इसको बांध के रखना। लाइफ में कभी न स्वाद के पीछे भागना, न सुंदरता के पीछे भागना, आपका जीवन सफल रहेगा। चलिए, तो इतना तो था हमारा आपका फैट। ठीक, फैट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विटामिन्स को हम नेक्स्ट डे रखते हैं, आज शरीर जवाब नहीं दे रहा फिर मेरा। हाँ राजीव जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड के टैबलेट्स भी आते हैं, ठीक है ना। अभी मैं 5-7 मिनट 10 मिनट हूं, आपको क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी आज साथ नहीं दे रही है। हाँ मोहम्मद कैफ जी, अरे आपका मोहम्मद कैफ नाम, गुड, मेरा दोस्त भी है मोहम्मद। हाँ, एलडीएल का मतलब होता है लो डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन। सैचुरेटेड फैट जो होती है मोहम्मद जी, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो होती है, सामान्य ताप पर ये क्या होती है, सॉलिड होती हैं। और जो सैचुरेटेड फैट होती है ना, वो बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक, और ये जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती हैं, इस वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। मस्टर्ड ऑयल विवेक जी सबसे अच्छा होता है, और जिसको कार्डियक पेशेंट होता है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप रिफाइंड खाओ। देखो रिफाइंड की मैं हिस्ट्री आपको बता दे रहा हूं। मोरारजी देसाई के समय रिफाइंड कंपनियां भारत में आई थी, उस समय इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जब इसी रिफाइंड कंपनी ने मार्केट में 500 करोड़ रुपए जब फेंका, डॉक्टरों को खरीदा, तो डॉक्टर लोग रिकमेंड करने लगे कि आप रिफाइंड खाओ। टीवी में ऐड देखते हो कि पति थका हुआ घर से आता है, दिल पे हाथ रखे रहता है, और पत्नी रिफाइंड में पूरी छान के खिला देती है, फिर वो एक्टिव हो जाता है ना। हमें नहीं लगता है कि कोई पूरी खाने से एक्टिव हो जाता है ना। रिफाइंड खाने से दिल का रोग बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ये सिर्फ एक डॉक्टरों की चाल होती है। मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा। 1960 के आसपास से जो शुगर का लेवल था, हाई डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन, शशि जी, 1960 के आसपास जो आपके शुगर का लेवल था खाना खाने के बाद वाला, वो 200 के आसपास था, 190 से 200। आज वो शुगर का लेवल है 160। क्यों? ये WHO पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियों से साठगांठ करके बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करता है। अब शुगर लेवल कितना घटा दिया? 160, है ना। भारतीयों के खून में वैसे भी मीठापन रहता है। अब आपको कमजोरी आई, ब्लड चेक हुआ, पता चला कि आपका ब्लड शुगर है 160, तो डॉक्टर कह दिया आपको डायबिटीज है, लो खाओ डायबिटीज की दवा। इसीलिए हम जो चीजों को देखते हैं, मैं तो 250 के नीचे किसी को शुगर मानता ही नहीं हूं। नहीं है तुमको शुगर, फिट हो एकदम, आपका ब्लड शुगर लेवल 250 तक पहुंच गया, आप आराम से अपनी दैनिक दिनचर्या चेंज करो, आप ठीक हो जाओ, दवाई खाने की जरूरत नहीं। वो रामेश्वरी जी उस पर रहता है रिफाइंड ऑयल। एलडीएल और एचडीएल डिपालीजी, एलडीएल इज नोन एज लो डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन, एचडीएल को हम बोलते हैं हाई डिफिशियंसी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। तो एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है,
और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो गुड और बेस्ट, गुड और बैड का मतलब ये होता है कि अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑक्सीकृत होकर आपको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल में बदलता है तो आपको हार्ट संबंधित डिजीज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जितने भी डब्बा बंद आयल होते हैं, आप देखिएगा आपके घर में अगर कोई तेल का डब्बा होगा, उस पर आप पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा रहता है कि उसमें अनसेचुरेटेड फैट होती है, उसमें सेचुरेटेड फैट होती है, उसमें ट्रांस फैट होती है, ठीक है ना। तो अब जनरली किसी भी डब्बे पे 5% के ऊपर नहीं रहता है। अगर 5% के ऊपर है ट्रांस फैट तो आप उसका इस्तेमाल मत करिए। जनरली जो सस्ते के चक्कर में क्या होता है ना, रिफाइंड ऑयल लोग खरीद लेते हैं, तो अगर ज्यादा ना प्रॉब्लम हो तो उनकी जो वेबसाइट होती है ना, उस वेबसाइट पे आप सर्च कर लिया करिए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके मोबाइल में क्यूआर कोड है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्यूआर कोड से पता कर लीजिए कि वास्तव में जो ये प्रोडक्ट है वो उसी कंपनी का है या फिर फर्जी है, ठीक है ना। तो यही सब जागरूकता हमें क्या करेगी, बचाएगी। तो थैंक यू समाजी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा क्या है कि सेचुरेटेड फैट अगर आप लेते हो तो देखो, अभी आप लोग थोड़ा सा इमर्जिंग एज में हो, तैयारी कर रहे हो, तो इस तैयारी के दौरान आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये बात मान के चलो कि आपको प्रोटीन कंटेंट की ज्यादा जरूरत होती है फैट की तुलना में, है ना। अगर आप जिम जाते हो, अगर आप बॉडी बनाते हो तो वो बात दूसरी, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट को लीवर का फैट कम करने के लिए सनी जी आपको डाइट पे कंट्रोल करना होगा, प्रोटीन की चीजें लेनी होगी और सुबह रनिंग करना होगा, ठीक। बस इतना है, दवा की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो प्रोटीन कंटेंट आपकी बॉडी में होना जरूरी है हर एक स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि आप मेंटल वर्क करते हो। तो ये, अगर आप जिम वगैरह जाते हो तब आप थोड़ा सा फैट कंटेंट वगैरह ले सकते हो, अदरवाइज जो आप रूटीन में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो ना, मिल्क लेते हो, उससे आपकी पूरे फैट की पूर्ति हो जाती है। फैट भी जरूरी है, जितनी है वो मिल जाती है। प्रोटीन कंटेंट आप लोग थोड़ा सा ज्यादा लिया करिए, क्योंकि प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। और आपका जो प्रोटीन है मिल्क में मिल जाता है, चने में मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप ले लीजिए, नॉर्मल डाइट रखिए। हैवी भोजन करेंगे तो आपकी स्टडी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिल पाता है, तो नॉर्मली ओमेगा 3 फैटी एसिड की आपकी मार्केट में टैबलेट भी आती है, ठीक है। और जो खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते हैं, वो मार्केट में आपको कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट आती है, उसको भी आप एक ले सकते हो मिल्क के साथ। लेकिन टैबलेट्स ज्यादा है, नेचुरल चीजों को आप खाओ, फ्रूट का सेवन थोड़ा सा ज्यादा करो, तो ये सब चीजें आपके लिए हेल्प करती है। अमन जी, चावल खाने से नींद ज्यादा आएगी, क्योंकि चावल जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बॉडी में अल्कोहल बनेगा तो नींद तो आएगी ही। दीपा जी, कुछ भी आप खाइए, जरूरत से ज्यादा खाएंगी तो हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है जरूरत से ज्यादा। आप काजू बादाम खाइए, ठीक है, आप एक कटोरी 100 ग्राम काजू बादाम आप रोज खाइए, लेकिन उसके अनुसार आपका फिजिकल वर्क होना चाहिए वैसा, ठीक है। खाना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। गगन जी, सॉरी गंगा कुमारी जी, मेरा ये मानना है कि ये हॉर्लिक्स, बॉम्बीटा, कॉम्प्लान, बूस्ट, है ना, इसको डब्बे को खोलकर टॉयलेट क्लीनर में बहा देना चाहिए, ठीक। ये सब फालतू की चीजें हैं। आपके घर में इतना अच्छा न्यूट्रिशन सब्सटेंस रहता है,
दलिया है वगैरह है, ये सब खाइए आराम से, क्या जरूरत है। हाँ पैसे बर्बाद करना है तो फिर कोई, पता है हॉर्लिक्स उसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे बिहार के भी होंगे, जो बिहार के होंगे पता होगा कि अनाजों के छिलके को हमारे यहाँ जानवर खाता है, और यही जो हार्लिक्स बॉम्बिटा कॉम्प्लान है ना, वो अनाजों के छिलके से बनाई जाती है। तो जिसको जहां पे जानवर खाते हैं ना, उसको आपको उसमें गुड़ का रॉब मिला के डब्बा बंद दे दिया, और आ गई करीना कपूर ऐड कर दी, और उसी को हम लोग खाने लगे। इसीलिए क्रीम का प्रचार वो लगा दी तो लड़कियां लगी वो खरीद के क्रीम लगाने की, हम गोरे हो जाएंगे। अरे वो तो जन्मजात गोरी है, थोड़ी गोरी हो गया। हाँ हम लोग गाय माता, सही बात है। और आज का छिलका जानवर खाते हैं, इंसान थोड़ी खाता है, और उसी छिलके को हम लोगों को खिला के बोलते हैं न्यूट्रिशन है, तो ये है। कुछ नहीं, सीधे अनाज खाओ। दालचीनी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है विनीता जी, बहुत ज्यादा। इसलिए दालचीनी अगर ज्यादा इस्तेमाल होता है तो आपकी जो बुढ़ापे की समस्या आ जाती है वो खत्म हो जाती है। दालचीनी इज द हाईली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, इसलिए दालचीनी का इस्तेमाल सब्जी में भी करना चाहिए, चाय में भी करना चाहिए, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट्स के नेहा जी 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। हाँ ब्राउन राइस में विटामिन की मात्रा होती है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है। समझिए, आप मेल कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। विवेक जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, नोट्स में भेज दूंगा सूर्या जी। नेहा जोशी जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती है, इनकी कमी से यूट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी कोशिकाओं की ग्रोथ को रोक देता है विनीता कुमारी जी। और दूसरा क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट जर्म से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, तो निरोगी भी बनाता है आपको। प्रियंका, प्रियंका जी, प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं कभी कभी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से भी बाल झड़ते हैं, डेंड्रफ से भी झड़ते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। हाँ पानी में ले लीजिए विकास जी, चाहे आप चाय के साथ ले लीजिए, कैसे। पीसीओडी, नेहा जोशी जी, पीसीओडी। हाँ ग्लैंड्स का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। पानी में सल्फेट आयन की मात्रा ज्यादा है तो बहुत तेजी से आप गंजे हो। नहीं नहीं विकास जी, मिल्क से लीजिए, पानी से नहीं।
हाँ बिल्कुल, एग में प्रोटीन होती है रिया जी, एग में लेग एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। हाँ, सोयाबीन में प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है तनु जी, अरहर की तुलना में। हाँ कंचन जी, बिल्कुल ठीक होता है। नहीं नहीं, दूध के साथ लीजिए खाली पेट में। हाँ, व्हाइट पार्ट में भी होता है प्रोटीन। और जनरली लोगों को भ्रम होता है कि अंडे का जो पीला पार्ट होता है, कि अंडे के पीले पार्ट में केवल फैट होता है, ऐसा नहीं होता है। अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें लेक एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है, लेकिन जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें लेक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो अंडे के पीले भाग में भी प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं कि केवल उस सफेद वाले में ही होता है। चलिए ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, विकास जी। शुभम जी, जो फिश होती है ना, ऐसा नहीं कि फैट नहीं होता है। फिश में जो फैट होता है ना, वो अनसेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड फैट नहीं होता। हाँ, सोयाबीन की दाल बिल्कुल खा सकते हैं, अंकुरित करके खाइए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।